हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण फंजाई पर चर्चा करने वाले हैं, जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनने की संभावना होती है। पहला फंजाई है उसमें से एगैरिकस और दूसरा फंजाई है पक्सिनिया। ये दोनों ही फंजाई क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि एगैरिकस का क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। तो एगैरिकस एक सैप्रोफाइटिक फंजाई है, एक मृतोपजीवी कवक है। ये ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पर पत्तियाँ वगैरह सड़ती होती हैं या भूसा या गोबर इत्यादि सड़ता होता है, तो ऐसे स्थान पर एगैरिकस उगना पसंद करता है। इसलिए ये एक सैप्रोफाइटिक फंजाई है। इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है, इसे खुम्ब के नाम से भी जाना जाता है या धींगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एगैरिकस को और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे पूछ लिया कि किस फंजाई को खुम्ब के नाम से जाना जाता है, विकल्प में दे देगा तो इसका जवाब होगा एगैरिकस। या किस फंजाई को धींगरी के नाम से जाना जाता है, तब भी इसका जवाब होगा एगैरिकस। तो यहाँ पर इसके जो अदर नेम हैं ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फंजाई है जो सबसे स्वादिष्ट होती है, या फंजाई एगैरिकस की कौन सी ऐसी प्रजाति है जो कि एडिबल होती है, खाने योग्य होती है। तो उसका नाम है एगैरिकस बिस्पोरस। एगैरिकस बिस्पोरस सबसे स्वादिष्ट फंजाई होती है। एगैरिकस की प्रजातियों में सबसे स्वादिष्ट एगैरिकस होता है बोल सकते हैं, और ये एक एडिबल फंजाई है। तो नाम यहाँ पर प्रजाति का ध्यान रखना है, एगैरिकस बिस्पोरस। ये खाने योग्य फंजाई है एगैरिकस की प्रजातियों में। इसके बाद पूछा जाता है कि एगैरिकस की कौन सी ऐसी प्रजाति है या कौन सा ऐसा कवक है जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। ये एगैरिकस की प्रजाति नहीं है, ये फंजाई में ही है। पूछा जाता है कौन सा फंजाई सबसे जहरीला है। क्योंकि सबसे स्वादिष्ट यहाँ पर लिखा था तो हमने सबसे जहरीला भी यहाँ पर लिख दिया है। एमैनिटा, एमैनिटा मस्केरिया। एमैनिटा मस्केरिया ये मोस्ट पॉइजनस होती है, बहुत ही जहरीली होती है। अभी तक पूरे दुनिया में इसका एंटी पॉइजन नहीं बन पाया है। अर्थात अगर एक बार आपने इस फंजाई को खा लिया तो इस आपकी मौत सुनिश्चित है, क्योंकि इसकी कोई प्रतिविष अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा जो एगैरिकस बिस्पोरस है ये तो खाने योग्य है। एगैरिकस की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो कि जहरीली होती हैं, तो सभी एगैरिकस खाने योग्य नहीं होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि एमैनिटा मस्केरिया ये एगैरिकस की प्रजाति नहीं है, ये अदर फंजाई है, बेसिडियोमाइसिटीज की ही सदस्य है। इसी को टोड स्टूल के नाम से भी जाना जाता है, टोड स्टूल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भारत में। भारत में मशरूम शोधन केंद्र कहाँ पर है जिन पर रिसर्च किया जाता है, तो वो है सोलोन, हिमाचल प्रदेश में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि भारत में मशरूम रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये सोलोन में है, हिमाचल प्रदेश में है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, इंकी कैप मशरूम किसे कहते हैं। इंकी कैप मशरूम किसे कहते हैं, वो है काप्रिनस मस्केटस। काप्रिनस मस्केटस को इंकी कैप मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो थैलस होती है एगैरिकस की, दो तरीके की माइसीलियम होती है। प्राइमरी माइसीलियम जो कि ज़मीन के अंदर होता है, और ऊपर इसका जो पार्ट दिखता है
उसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो बेसिडियोकार्प होता है। पूछा जाएगा कि एगैरिकस की फ्रूटिंग बॉडी को किस नाम से जानते हैं, तो बेसिडियोकार्प के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नीचे आप फिगर देखिए, जितना भी पार्ट आप ज़मीन के ऊपर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बेसिडियोकार्प है, और ज़मीन में जो इसकी संरचना होती है वो प्राइमरी माइसीलियम होती है, वो मिट्टी के अंदर धंसी हुई होती है। इसका जो बेसिडियोकार्प है वो 3 पार्टों में बटा होता है। पहला है पाइलस जो कि छाते नुमा संरचना बनाती है, और दूसरा है स्टाइप जो कि पाइप नुमा संरचना बनाती है। ये तो मुख्य भाग हो गए कि इसके बेसिडियोकार्प में 2 मुख्य भाग हो गए, एक पाइलस छाते नुमा और एक स्टाइप होती है जो कि पाइप नुमा बनाती है। पाइलस और स्टाइप जहाँ पर जुड़ते हैं उस संरचना को बोला जाता है विलम, उस संरचना को बोला जाता है विलम। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, पूछा जाता है कि एगैरिकस में जो छत्रक नुमा संरचना होती है या जो छाते नुमा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, पाइलस कहा जाता है, विलम कहा जाता है, स्टाइप कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन की में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि छाते नुमा संरचना पाइलस होती है और पाइप नुमा संरचना स्टाइप होती है। जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर विलम होती है, और विलम के चारों तरफ ढेर सारी संख्या में हाइमेनियम पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि एगैरिकस में ढेर सारे रोए के समान संरचनाएं निकली होती हैं, उसी को हाइमेनियम कहते हैं। हाइमेनियम इसका फर्टाइल रीजन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि एगैरिकस का फर्टाइल रीजन कौन सा होता है, तो यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा हाइमेनियम। तो एक चीज़ और है, यहाँ पर डोलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं। ढोलक के आकार के सेप्टा में छिद्र मौजूद होते हैं, उसी को डोलीपोर सेप्टा कहा जाता है। इसमें एगैरिकस में राइजोमार्फ पाया जाता है। राइजोमार्फ का मतलब है कि इसमें जड़ के समान संरचनाएं, पूरा जो माइसीलियम है वो इकट्ठा होकर के रूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को राइजोमार्फ बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा फंजाई है जिसमें फेयरी रिंग बनता है, तो इसका जवाब होगा एगैरिकस। चूँकि एगैरिकस जहाँ भी उगते हैं वो चारों तरफ एक रिंग बना के उगते हैं, एक घेरे में उगते हैं, इसीलिए एगैरिकस जो होता है ये फेयरी रिंग का निर्माण करता है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 प्रकार की माइसीलियम होती है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। जो प्राइमरी माइसीलियम होती है ये ज़मीन के अंदर होती है और मोनोकैरियाटिक होती है, मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक सेल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 1 होता है। इसके बाद जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो ज़मीन के ऊपर होता है और इसमें प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ये 2 होता है, 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता था एगैरिकस में, उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एगैरिकस से बनने की संभावना नहीं है। इसका रिप्रोडक्शन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन में कुछ खास ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते हों। खासकर यहाँ से जो बनेगा कि एगैरिकस किस क्लास का है, तो जवाब होगा बेसिडियोमाइसीटीज का। इसका दूसरा क्या क्या नाम है, तो कुकुरमुत्ता, खुम्ब या धिंगरी के नाम से इसे जानते हैं। पूछेगा एगैरिकस की कौन सी प्रजाति है जो खाने योग्य होती है या सबसे स्वादिष्ट होती है, तो उसका जवाब होगा इडबिल फंजाई एगैरिकस बिस्पोरस होता है। एमेरिटा मस्केरिया ये बेसिडियोमाइसीटीज का एक अदर फंजाई है जो कि सबसे पॉइजनस फंजाई है। अब तक जितने भी पॉइजनस फंजाई ज्ञात हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस जो होता है वो एमेरिटा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ है, तो वो सोलोन हिमाचल प्रदेश में है। इनकी कैप मशरूम के नाम से किसे जाना जाता है, तो काप्रिनस मस्केटस को जाना जाता है। इसके थैलस में 2 प्रकार की माइसीलियम होती है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियाटिक होती है, अर्थात एक केंद्रक होते हैं,
जो कि ज़मीन के नीचे धंसी हुई होती है। और जो सेकेंडरी माइसीलियम होती है वो डाइकैरियोटिक होती है, अर्थात एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं और ये ऊपर बेसिडियो कार्प या फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। पूछा जाएगा कि एगैरिकस की फ्रूटिंग बॉडी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बेसिडियो कार्प के नाम से जाना जाता है। एगैरिकस में पूछा जाएगा किस प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं, तो डोली पोर सेप्टा पाए जाते हैं, अर्थात इसके सेप्टम में ढोलक के आकार का छिद्र पाया जाता है। राइजोमार्फ प्रेजेंट पूछा जाएगा कि किस फंजाई में राइजोमार्फ बनता है, तो एगैरिकस में बनता है। राइजोमार्फ क्या है कि इसके माइसीलियम एकजुट होकर के रूट लाइक या जड़ की तरह संरचना इस तरीके से बना लेती हैं, इसी को बोला जाता है राइजोमार्फ। यहाँ से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि इनमें से कौन सा फंजाई है जिसमें फेरी रिंग बनता है, तो इसका जवाब भी होगा एगैरिकस। पूछेगा कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी में या बेसिडियो कार्प में कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग मुख्य रूप से होते हैं। ऊपर का भाग जो छतरी नुमा होता है उसे पाइलस बोला जाता है, नीचे का भाग जो पाइप नुमा होता है उसे स्टाइप बोला जाता है। पाइलस और स्टाइप जिस जंक्शन पर जुड़ते हैं उसे वेलम के नाम से जानते हैं। वेलम के चारों तरफ अनेक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसे हाइमेनियम बोलते हैं। हाइमेनियम ही इसका फर्टाइल रीजन होता है। तो इतने क्वेश्चन एगैरिकस से बनने की संभावना होती है। इसके बाद हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंजाई है पक्सिनिया। पक्सिनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई मुख्य रूप से आपके सिलेबस में रखा गया है। तो पक्सिनिया को रस्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ये प्लांट में रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है, खासकर गेहूं में। ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट पूछेगा कि ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट किसके द्वारा होता है, तो पक्सिनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि पक्सिनिया का आवास क्या है या पक्सिनिया किस टाइप का फंजाई है, तो ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी है। यहाँ पर एगैरिकस में आपने देखा था कि एगैरिकस एक सेप्रोफाइटिक फंजाई है, लेकिन यहाँ पक्सिनिया में आप देख रहे हैं कि ये एक अविकल्पी परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसके अलावा ये हेट्रोसियस होता है। हेट्रोसियस का मतलब है कि ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट करता है। एक होस्ट इसका होता है गेहूं का पौधा और दूसरा होता है बारबेरी का पौधा। बारबेरी का पौधा एक पहाड़ी पौधा होता है जो कि पहाड़ों पर पाया जाता है। तो बारबेरी पर और गेहूं पर मिला करके ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, बाकी भी प्लांटों में पूरा करता है। पक्सिनिया की कुछ प्रजाति ऐसी भी है जो कि यहाँ पर केवल एक ही होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं, लेकिन जो यहाँ पर पक्सिनिया ग्रैमनिस है ये अपना लाइफ साइकिल 2 पौधों पर पूरा करती है। इसका प्राइमरी होस्ट गेहूं होता है और सेकेंडरी होस्ट बारबेरी होता है। बारबेरी पाया कहाँ जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रकार की घास होती है बारबेरी। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये हेट्रोसियस होता है, अर्थात अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसके बाद यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये पक्सिनिया की इन 3 प्रजातियों से बनता है। पूछा जाएगा कि ब्लैक रस्ट डिजीज किसके द्वारा होता है, तो ब्लैक रस्ट डिजीज को स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नाम दोनों जरूर याद रखना, क्योंकि कभी कभी ब्लैक रस्ट ना दे करके स्टेम रस्ट ही दे देगा कि स्टेम रस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो पक्सिनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई ये ब्लैक रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है और इसी को स्टेम रस्ट के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा कि येलो रस्ट किसके द्वारा होता है, तो ये पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस, पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस के द्वारा येलो रस्ट डिजीज होता है और इसी को स्ट्राइप रस्ट डिजीज भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा। और पक्सिनिया रिकांडिटा इसके द्वारा ब्राउन रस्ट डिजीज होता है जो कि लीफ रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पक्सिनिया से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन में ये तीनों शामिल किए जाते हैं।
कई बार टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बना है कि येलो रस्ट किसके द्वारा होगा, पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस के द्वारा। ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस के द्वारा। ब्राउन रस्ट किसके द्वारा होगा, पक्सिनिया रिकांडिटा के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि जो डाइकैरियोटिक फेज होती है, मतलब कि एक ही सेल में दो केंद्रक पाए जाएं, ऐसी अवस्था कहलाती है डाइकैरियोटिक फेज। और ज़्यादातर डाइकैरियोटिक फेज जो है ये गेहूं पर पाई जाती है, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है। और मोनोकैरियोटिक फेज मतलब एक ही सेल में एक केंद्रक पाया जाए, ये पाई जाती है सेकेंडरी होस्ट पर, जो कि इसका बारबेरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पक्सिनिया में डाइकैरियोटिक फेज किस में पाया जाएगा, पूछ लेगा व्हीट पर होगा या फिर बारबेरी पर होगा या फिर बोथ में होगा। तो डाइकैरियोटिक फेज आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा प्राइमरी होस्ट पर होता है और गेहूं पर होता है। मोनोकैरियोटिक फेज सेकेंडरी होस्ट में होता है, बारबेरी पर होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत में फादर ऑफ रस्ट फंजाई किसे कहा जाता, मतलब रस्ट पर सबसे ज़्यादा काम करने का जो श्रेय है वो केसी मेहता साहब को है। वर्क ऑन रस्ट, इन्होंने रस्ट फंजाई पर भारत में सबसे ज़्यादा काम किया है केसी मेहता जी ने। 5 टाइप के स्पोर बनते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 टाइप के जो स्पोर बनते हैं, पहले तो स्पोर का क्रम से आपको नाम याद रखना है। पहला है यूरेडो स्पोर, दूसरा है टेल्यूटो स्पोर, तीसरा है बेसिडियो स्पोर, चौथा है पिक्निडियो स्पोर और 5वां है एसियो स्पोर। तो 5 टाइप के यहाँ पर स्पोर बनते हैं, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी बड़ी होती है। यूरेडो स्पोर कैसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये यूनिसेलुलर होता है, एक ही कोशिका है, और एक कोशिका में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो 2 हैं, अर्थात यूनिसेलुलर बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है यूरेडो स्पोर में। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जब बनेगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं और 2 केंद्रकीय होते हैं, और यूरेडो स्पोर पाया किस पर जाता है, तो ये गेहूं पर पाया जाता है। इसके बाद अगला है टेल्यूटो स्पोर। टेल्यूटो स्पोर बाई सेल्ड होता है और बाई न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पर देखिए कोशिका की संख्या 2 है और प्रत्येक कोशिका में 2-2 केंद्रक हैं, और ये भी पाया जाता है व्हीट पर या गेहूं पर। तो 2 स्पोर यहाँ पर गेहूं पर आपने देखा, एक तो यूरेडो स्पोर और दूसरा है टेल्यूटो स्पोर। इसमें से यूरेडो स्पोर जो होता है ये सिंगल सेल्ड होता है, और जो टेल्यूटो स्पोर होता है ये डबल सेल्ड होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस दोनों में 2-2 होंगे, 2 न्यूक्लियस यूरेडो स्पोर में भी होगा और 2 न्यूक्लियस टेल्यूटो स्पोर में भी होगा। इसके बाद अगला स्पोर बनता है बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर जो होता है ये यूनिसेल्ड होता है, एक कोशिकीय होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है, अर्थात एक ही केंद्रक पाया जाता है। ये बनता तो है गेहूं पर, लेकिन गेहूं में इन्फेक्शन करने की क्षमता इसमें नहीं है, इसलिए ये आ जाता है सॉइल में या मिट्टी में। फिर मिट्टी से ये हवा के द्वारा उड़ करके पहुंचने का प्रयास करता है बारबेरी की पत्तियों पर, वहाँ पर पहुंच करके ये बनाता है पिक्निडियो स्पोर। तो पिक्निडियो स्पोर जो होता है ये यूनिसेल्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक कोशिकीय होता है और एक केंद्रकीय होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्पोर, बेसिडियो स्पोर और पिक्निडियो स्पोर, ये दोनों एक कोशिकीय हैं और एक केंद्रक इनमें पाया जा रहा है। इसके बाद अगला है एसियो स्पोर। ये एसियो स्पोर जो होता है ये सिंगल सेल्ड होता है, यूनिसेल्ड होता है और बाई न्यूक्लिएट होता है। जैसा कि यहाँ पर आपने यूरेडो स्पोर में देखा था कि ये सिंगल सेल्ड और बाई न्यूक्लिएट होता है, ठीक इसी प्रकार से एसियो स्पोर भी यहाँ पर सिंगल सेल्ड और बाई न्यूक्लिएट होता है। तो यहाँ पर 2 स्पोर बनते हैं गेहूं पर और 2 स्पोर बनते हैं बारबेरी पर, और एक स्पोर जो होता है वो मिट्टी या हवा के माध्यम से फैलता है। तो यहाँ पर यूरेडो स्पोर और टेल्यूटो स्पोर ये गेहूं पर पाए जाते हैं, बेसिडियो स्पोर मिट्टी में पाया जाता है, पिक्निडियो स्पोर और एसियो स्पोर ये दोनों पाए जाते हैं बारबेरी की पत्तियों पर।
यहाँ पर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से स्पोर हैं जो कि बारबेरी की पत्तियों पर पाए जाते हैं, तो पिकनिडियो स्पोर और एसियो स्पोर। इसको आप याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। तो आपको सबसे पहले पता है कि जो बारबेरी है ये पाई कहाँ पे जाती है, पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर जो हवा चलती है वो एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, एसी की तरह हवा चलती है। तो यहाँ से आप एसियो स्पोर याद कर लेंगे। और जहाँ पर ठंडी हवा होती है वहाँ पर लोग क्या करने जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ से याद कर लेंगे आप पिकनियो स्पोर। तो पिकनियो स्पोर और एसियो स्पोर कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ पर एसी की तरह ठंडी हवा होती, लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। तो पिकनिडियो स्पोर और एसियो स्पोर ये दोनों पाए जाते हैं बारबेरी की पत्तियों पर। बाकी जो बचा है उसमें से दो जो है गेहूं पर हो गए, एक बेसिडियो को आप याद कर लीजिए कि ये जमीन या मिट्टी में होता है। और कौन सा कितने सेल का है, कितने न्यूक्लियस का है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, थोड़ा सा जटिल करने का प्रयास करेगा। तो गेहूं पर जितने भी स्पोर बनेंगे वो सभी बाई न्यूक्लिएट होंगे, और यहाँ पर देखिए बारबेरी पर जो बनते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यहाँ पर जो एसियो आप स्पोर देख रहे हैं, वास्तव में ये एसियो स्पोर बनता जरूर है बारबेरी पर, लेकिन ये वापस जा करके इन्फेक्ट करता है गेहूं को, भले ही बाई न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पर है। तो देखिए इसके थैलस की बात अगर हम करें तो इसका जो थैलस होता है, अगर डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, मतलब कि एक कोशिका में दो केंद्रक हैं, तो उसी कंडीशन को डाइकैरियोटिक बोला जाता है। तो डाइकैरियोटिक कंडीशन जो होगी ये हमेशा प्राइमरी होस्ट पर देखने को मिलती है, और ख़ास करके एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं। और जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है, मतलब कि कोशिका में एक केंद्रक की जो स्थिति होती है वो पाया जाता है सेकेंडरी होस्ट पर, जो कि है इसका बारबेरी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इन स्पोर में से कौन सी स्पोर की अवस्था है जो कि गेहूं को इन्फेक्ट करती है। तो शुरुआत में इन्फेक्ट करती है एसियो स्पोर। जो एसियो स्पोर बारबेरी की पत्तियों पर बना है, यही स्पोर गेहूं को आकर के इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और बाद में एसियो स्पोर जब बदल जाता है यूरेडो स्पोर में, तो ये गेहूं को पुनः संक्रमित करता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि शुरुआती दौर में गेहूं की पत्तियों को कौन इन्फेक्ट करता है, तो जवाब होगा एसियो स्पोर। या अगर पूछा जाएगा कि बाद में गेहूं की पत्तियों को कौन इन्फेक्ट करता है, तो इसका जवाब होगा यूरेडो स्पोर। लेकिन अगर वहाँ पर पहले या बाद में ऐसा कुछ शब्द नहीं लगाया है, तो आप सीधा आप लगाएंगे कि एसियो स्पोर जो होता है ये गेहूं की पत्तियों को संक्रमित करना है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल ना हो, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसको यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है फार बारबेरी। पूछा जाता है कि बारबेरी की पत्तियों पर कौन इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बेसिडियो स्पोर बना है ये धूल इत्यादि में पड़ा रहता है। जब आंधी चलती है तो हवा के साथ ये उड़ करके पहाड़ों तक पहुँचते हैं, और वहाँ पर जा कर के ये बारबेरी की पत्तियों को संक्रमित करते हैं। तो बारबेरी की पत्तियों में जो संक्रामक स्पोर होता है वो होता है बेसिडियो स्पोर। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और बनने की संभावना होती है। पूछा जाता है कि टेलुटो स्पोर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विंटर स्पोर भी कहते हैं। पूछा जाएगा कि इन स्पोर में से विंटर स्पोर किसे कहा जाता है, तो वो टेलुटो स्पोर को विंटर स्पोर कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पिकनिडिया बनते हैं या जो पिकनिडियो स्पोर बनते हैं, ये बारबेरी की ऊपरी सतह पर बनते हैं पत्ती के कि निचली सतह पर, तो ये ऊपरी सतह पर बनते हैं। जब क्वेश्चन को जटिल करेगा एग्जामिनर, तो क्वेश्चन यहाँ से बनाने का प्रयास करेगा कि बारबेरी की पत्तियों की ऊपरी सतह पर पिकनिडियो स्पोर बनते हैं, और बारबेरी की पत्तियों के निचली सतह पर एसिया या एसियो स्पोर बनते हैं, और यही एसियो स्पोर बाद में जाकर के गेहूं की पत्तियों को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही फंजाई एगेरिकस और पक्सिनिया से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में स्मट फंजाई। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि लोगों को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने का ये मौका
हाथ से जाने ना पाए। धन्यवाद।